नमस्कार दोस्तों। 10 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, ये सारे जो करंट अफेयर्स है ना, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपके पीआईबी और बाकी गवर्नमेंट की साइट से विजिट करके बनाए जाते हैं। तो हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, या फिर आपका यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, किसी भी, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेली हमारा संस्करण आता है और संडे संडे हमारा रिवीजन का सेशन आता है और टेलीग्राम पे आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि आरबीआई द्वारा नई रेपो दर क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेपो दर क्या होती है, मतलब रेपो किसे कहते हैं। देखिए, रेपो रेट वह रेट है जिससे आरबीआई जो होती है ना, आरबीआई पैसा देती है किसको, जो हमारे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करती है, ठीक है, लेंड करती है, इनको पैसा देती है ताकि वित्तीय जो संकट आया है उससे कहीं ना कहीं ये दूर हो सके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रेपो रेट आप समझ गए। इसी के साथ आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 6.5%, बी 6%, सी 7% या डी 8%। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, 6.5% दर अभी रखी गई है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने क्यों बोला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी द्वारा रखी गई है। देखिए, जो भी दर होती है ना, वो सारा एमपीसी डिसाइड करता है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार, मतलब 10 सालों से पिछले रेपो रेट जो हमारा 6.5% चली आ रही है, ये ध्यान रखेगा, वह अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ज्यादा पैसा मार्केट में रिलीज होगा, ज्यादा पैसा जैसे ही मार्केट में रिलीज होता है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। किससे इंक्रीज होता है, क्या चीज, इन्फ्लेशन, ये ध्यान रखिएगा। इन्फ्लेशन आता है क्यों, जैसे ही पैसा ज्यादा आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट में लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं, लिक्विडिटी का मतलब पैसा, तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा महंगाई होगी, ठीक है। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि आरबीआई द्वारा अपनाए जाते हैं। उन सब का डिसीजन कौन लेता है, एमपीसी, ये ध्यान रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आइए इसी के साथ यह देखते हैं कि एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं एमपीसी में? 6 सदस्य होते हैं। पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है। आरबीआई गवर्नर होते हैं जिसको चेयरमैन है, ये ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई डिप्टी गवर्नर होते हैं और आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी और शेष 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं इसमें। वहीं एमपीसी बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है, मतलब जैसे 6 लोग हैं ना, उसमें जो सदस्य होंगे, तो अगर बहुमत कितना है तो ध्यान रखिएगा, 4 4 लोग जिसमें सहमति होगी वही होगा, ठीक है। अगर सपोज करो 3 एक में है और 3 एक में है, तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में ना आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके पास दूसरा और निर्णायक वोट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमपीसी का निर्णय आरबीआई के लिए बाध्यकारी होता है। प्रश्न आ सकता है ये भी, क्या एमपीसी जो रिकमेंडेशन देती है, जो भी रेकमेंड करती है, ठीक है, वो क्या इनके लिए बाध्यकारी होता है? तो हाँ, ये बोल दे कि आरबीआई के लिए बाध्यकारी होता है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आरबीआई का मौद्रिक नीति विभाग, एमपीडी जिसे बोलते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, ये मौद्रिक नीति तैयार करने में एमपीसी की मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ लेटेस्ट जो आरबीआई की अभी रेट्स है ना, उन सबको हम यहां देख लेते हैं। जैसे कि एसएलआर क्या है, एसएलआर होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 18% अभी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एसएलआर होता है क्या है, जैसे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है ना, ऐसे ये क्या होता है कि अचानक से सपोज करो आपको मार्केट से पैसा, बहुत सारा मार्केट से पैसा आरबीआई को खींचना है, आरबीआई को खींचना है, वो क्या करता है कि रातों रात कहेगा भाई एसएलआर के जरिए उस पैसा खींच सकता है, मतलब एसएलआर में निवेश करवा देता है बैंकों का, बैंकों को कहता है आप एसएलआर में निवेश कर दीजिए। तो एक तरह के क्या ट्रेजरी नोट्स होते हैं, ठीक है, ट्रेजरी नोट्स होते हैं, ये इसमें आपको इन्वेस्ट करवाता है बैंकों को, तो उसके जरिए लिक्विडिटी को कम कर देता है, ठीक है। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है। इसको क्या होता है कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट होता है, एक अमाउंट होता है जो आपको किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.7% चल रही है, 6.75%, ये ध्यान रखिए। ये भी क्या होता है कि ओवरनाइट सपोज करो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, इनको पैसा चाहिए, तो आरबीआई के पास ये जाएंगे कि भैया हमको पैसा दे दो, हमारे पास वित्तीय संकट आ जाएगा, तो इससे आरबीआई इनको पैसा देता, कहता कि ठीक है आप ऐसा करो, ये बिल्स खरीद लो, इसमें भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये बिल्स में इन्वेस्ट कर दो और आप ये खरीद सकते हो। रेपो रेट मैंने आपको बता ही दिया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में आपको मैंने बताया ना कि भाई आरबीआई पैसा इनको देता है,
कमर्शियल बैंक को, ठीक है। इसमें क्या है रिवर्स रेपो रेट में कि कमर्शियल बैंक्स जो होती है ना, कमर्शियल बैंक से ये आरबीआई को पैसा देती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां उल्टा हो जाता है बस, 3.35% चल रहा है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हर साल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न उठते हैं। अब बात हो रही है राष्ट्रीय पुरस्कार। ए अमिताभ बच्चन, बी विक्रांत मैसी। देखिए अमिताभ बच्चन ने कई सारी फिल्मों में अभिनय किया है। विक्रांत मैसी का आपको पता 12th फेल अभी मूवी आई थी, उसके लिए भी दिया जा सकता है। सी ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी की मूवी आई थी कंतारा, उसके लिए इनको दिया जा सकता है। रणवीर कपूर आपको पता है ब्रह्मास जैसी पिक्चर, एनिमल जैसी पिक्चरें बनाई, तो इनमें से पूछा है किसको दिया। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है और ऋषभ शेट्टी को दिया है, तो सी उत्तर सही है। किसको? ऋषभ शेट्टी को। साउथ इंडिया के कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बॉलीवुड टॉलीवुड वो आपने आप डिसाइड कर लीजिए क्या है, तो इनको दिया गया है। तो देता कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय हर साल सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस साल अभी है ना, किसको मिला है? मिथुन को मिला है, ठीक है, ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। इसके साथ साथ ना प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करता है। यह 17वां संस्करण था इसका। और इसको देखो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ना हर साल इसकी लिस्ट तो यही तैयार करते हैं, लेकिन ये देता कौन है पुरस्कार? तो ये माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो इस साल 8 अक्टूबर को भी दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अवार्ड अभी दिए गए ना उनको देख लेते हैं। जैसे ध्यान रखिए फिल्म जगत की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको दिया गया है? आतम द प्ले। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कांतारा। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? कच्छ एक्सप्रेस, ये ध्यान रखिएगा। एबीजीसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ब्रह्मास भाग 1, उसका नाम है शिवा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की पहली फिल्म मतलब कि जिसने डेब्यू किया हो अपना, तो फूजा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सूरज बरजातिया ऊंचाई के लिए, उनकी पिक्चर है ऊंचाई, ठीक है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, किसको मिला है? इसमें मिला है दो लोगों को। किसको किसको? तो पहली है आपकी तिरुवल्लम तमिल के लिए नित्या मेनन को, और दूसरा आपका मिला है मानसी पारेख को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानसी पारेख को किस लिए? कच्छ एक्सप्रेस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी मेष वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये वेधशाला अभी बनी है हाल ही में, ऑब्जर्वेटरी। ए लद्दाख, बी लेह, सी कश्मीर या डी शिमला। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए लद्दाख में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार की ये दिख रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा जैसे इंडिया के लिए अचीवमेंट है कि पहला मतलब ये समझिए एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसको बनाया है। यहां से दो प्रश्न आपके तैयार हो गए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसको कहते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो मेजर एटमॉस्फेरिक जेनरेटिक एक्सपेरिमेंट जिसे मेस की फुल फॉर्म है, वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के हनले में परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने किया, ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। यह एशिया का सबसे बड़ा और लद्दाख का हनेल में दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेनेकाविक टेलीस्कोप है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसे बर्फ द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया, पूरी तरह इसे ना पूरी तरह बार्ग द्वारा इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है, मतलब इसमें किसी विदेशी कंपनी का हाथ नहीं है। वही एमसीआई कमिश्नरी अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा और उच्च ऊर्जा गामा किरणों और ब्रह्मांड की ऊर्जावन घटनाओं का अध्ययन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। परियोजना वैज्ञानिक प्रगति और लद्दाख के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह परियोजना किसके लिए? लद्दाख के सामाजिक और आर्थिक विकास में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर या डी 7 अक्टूबर। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे पहली बार 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WHMF द्वारा शुरू किया गया था। इस वैश्विक पालन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को समर्थन करना है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्टूबर के डेज देख लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल प्लासी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए सिंगापुर, बी इंडिया, सी पोलैंड या डी वियतनाम। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, भारत इसकी मेजबानी इस साल करेगा। ध्यान रखिएगा क्या है? पिकल बॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो भारत पहली बार ध्यान रखिएगा, पहली बार होने जा रहा है कि विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा। वहीं ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड और सिंगापुर सहित 6 से 7 देशों के 650 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रश्न आ सकता है कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5, ये इंडिया को लेकर 6 देश हो गए। अच्छा, अरविंद प्रभु एआईपीए के अध्यक्ष हैं और पिक बॉल ग्लोबल संस्थापक कौन है? जन पापी इनका नाम है। पापी इसमें हो गया, बस पापी लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उत्साद अलाउद्दीन खान महोत्सव मनाया जाता है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा डी, मध्य प्रदेश में यह अभी हाल ही में ही यह महोत्सव मनाया जा रहा है, उत्साद अलाउद्दीन खान महोत्सव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्साद अलाउद्दीन खान महोत्सव की स्वर्ण जयंती 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मैहर में शुरू होगी। ठीक है, इस स्वर्ण जयंती मतलब गोल्डन, मतलब 50 साल इसको पूरे हो गए, तो इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर को देख लेते हैं। तो गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई सी पटेल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फेस्टिवल उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, नाडा हब्बा महोत्सव जैसे दशहरा मेला बोलते हैं कर्नाटक में, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में, बुनाखाई त्योहार उड़ीसा में, बिनालू उत्सव तेलंगाना में, वतुकुंबा फूलों का त्योहार है तेलंगाना में, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, पक्के पग्गा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, हरेला त्योहार उत्तराखंड में आता है जो कि ऋतुओं के स्वागत का त्योहार है। अब बसंग वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ सरस मेला, पहला विंथन स्नोफिल फेस्टिवल, वहीं लेवेंडर फेस्टिवल, ये सब कहाँ पे? ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर। नवरोज वन नव वर्ष का समृद्धि पारसी समुदाय के लिए, मक्खन महोत्सव अंडोरी उत्तराखंड में, बिहू फेस्टिवल असम में, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा में लुफासोन में, 19वें दिव्यकला मेला विशाखापट्टनम तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा संगठन अकादमिक स्वतंत्रता सूचांक प्रकाशित करता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वर्ल्ड बैंक या डी स्कॉलर्स एट रिस्क। इसका सही उत्तर है डी, स्कॉलर्स एट रिस्क इसको पब्लिश करता है हर साल। ध्यान रखिएगा, कई लोग इसका आंसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करके आए थे एग्जाम में, गलत है। ठीक है, तो वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की जो शैक्षणिक स्वतंत्रता है, शैक्षणिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? मतलब जो कि डिग्री कॉलेज है आपके या स्कूल है, ये सब ना अपनी स्वतंत्रता से कोई कोर्स डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये सबका कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का या फिर केंद्र सरकारों का, ये ध्यान रखिए। उसे कहते हैं शैक्षणिक स्वतंत्रता। 2013 में ना बहुत ज्यादा थी ये, 2023 तक आते आते 0.2 अंक हो गई है। ठीक है, तो 0.6 थी पहले। भारत अब पूरी तरह से प्रतिबंधित के रूप में रैंक कर रहा है। 1940 के दशक के माध्यम के बाद से इसका सबसे कम स्कोर है, ये ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी हाल ही में सूचकांक प्रकाशित हुए हैं 2024 के, उन सब में देख लेते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है और इसको प्रकाशित कौन करता है। जैसे लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 104, नॉर्वे की रैंक 1 है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर्स कॉमर्स इसे पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 42, यूएस की रैंक 1 है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 108 और डेनमार्क की रैंक 1 है। ध्यान रखिएगा 2024 की बात कर रहे हैं इसमें सारे। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी से पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 134, स्विट्जरलैंड की 1 है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 159, नॉर्वे की रैंक 1 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 39, यूएसए की 1 है।
ग्लोबल सिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क इसमें नंबर 1 पे है, दिल्ली की रैंक है 350। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की रैंक है 176, एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री आर्म्स टॉप इंपोर्टर है इंडिया वर्ल्ड का, और टॉप एक्सपोर्टर है यूएसए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स बाय हुरून पब्लिश करता है, और इंडिया की रैंक है 3, यूएसए की 1, चाइना की 2 है, ध्यान रखिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 93, डेनमार्क की रैंक 1 है। इसके साथ साथ साइबर क्राइम इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक है 10 और टॉप पे है यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा भाई साइबर क्राइम होता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट मतलब हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएनएसडीएन पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 126 मतलब, और फिनलैंड नंबर 1। सबसे ज्यादा खुशी लोग कहाँ, फिनलैंड के हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक है 34 और टॉप पे है यूएसए। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग में इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर की 1 है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स इंडिया और रैंक 1 पे है लंदन, बेंगलुरु को मिली है जगह 6 रैंक। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023, भारत में टोटल तेंदुए हैं 718, लद्दाख में 477, और जम्मू एंड कश्मीर सबसे कम 9। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, अभी 24 की रिपोर्ट नहीं आई तो 23 का सुनिए, 23-24 है ये। रैंक 1 है इंदौर और सूरत की, ध्यान रखिएगा। दोनों कहाँ पे सिटीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत शहर महाराष्ट्र में है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है, दोनों कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश। और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिगोरू इशिबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी जापान या डी मैक्सिको। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, जापान के अभी नए नए प्रधानमंत्री ये बने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में पीएम और प्रेसिडेंट अपॉइंट उनको देख लेते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अभी बने हैं अनुरा दिसानायके। ईरान के नए राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। कजाकिस्तान के नए पीएम बने हैं उल्वास पेक्टनोव। यमन के नए पीएम बने हैं अहमद अवदबीन। फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबंतो सुबियंतो। वहीं नए प्रधानमंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम के सर कीर स्टारर। आइसलैंड के नए पीएम बने बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अट्टल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुलिया। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेकर, हबाबीस और जम्पर को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए मेडिसिन, बी केमिस्ट्री, सी फिजिक्स या डी फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में इन तीनों को भी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के लिए दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं डेमिस हाबिस और जॉन एम जम्पर ने उनके अभूतपूर्व एआई आधारित प्रोटीन संचारण भविष्यवाणी के लिए दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रट लीजिएगा, प्रश्न आने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, डिग्री बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर से ध्यान रखिएगा, बेकर, सहाबीस और जम्पर केमिस्ट्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि विक्टर एस्ब्रोस और गैरी रूबिन को चिकित्सा में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाएगा मेडिसिन में किसको दिया गया तो ध्यान रखिए गैरी रूबिन और विक्टर एस्ब्रोस। भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन को गॉडफादर कहते हैं, ठीक है, किसका? इनको गॉडफादर कहते हैं एआई का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको मशीन लर्निंग पर काम करने के लिए इस पद से सम्मानित किया गया है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, तब वे प्रतिष्ठित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार तब स्थापित किया गया जब व्यवसायी और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, और यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान और चिकित्सा साहित्य जैसे शांति, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा चिकित्सा साहित्य, यहां तक तो ये कौन देता है? स्वीडन। कौन देता है? स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, प्रतिवर्ष रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो स्वीडिश एकेडमी, लेकिन जो शांति पुरस्कार होता है ये नॉर्वे कंट्री देती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये भूलिएगा मत, ये बहुत ही यहां पे फंस सकते हैं आप। अगला प्रश्न है,
हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है? अच्छा, ट्रकोमा क्या है? ये आंख की बीमारी है जिससे लोग अंधे हो जाते हैं। ठीक है, अंधे हो जाते हैं। ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चाइना या डी कॉन्गो? इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए, भारत को भी हाल ही में ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है। तो डब्ल्यूएचओ ने भारत के सार्वजनिक स्तर से अब ट्रकोमा मुक्त घोषित कर दिया है, जिससे यह दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया बोलते हैं ना, साउथ एशिया में इस क्षेत्र में हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। अच्छा, दो कौन से हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही ट्रकोमा एक संक्रामक जीवाणु संस्करण है जो इलाज न किए जाने पर अंधापन का कारण बन सकता है। भारत ने इस बीमारी से निपटने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। कब से? सोचिए, 1963 से लड़ रहे हैं। 1950-60 के दशक में अंधेपन का एक प्रमुख कारण बना हुआ था। तो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत ने, वो मैं आपको बता नहीं सकता। इसी के साथ यह आपका संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।